Hello student, good morning. वेलकम टू CGPS ऑनलाइन PDF क्लास में आपका आज जो अपन पढ़ेंगे बच्चों पाँचवें भाग में जो है अर्थशास्त्र का पार्ट 2 का मांग के अंतर्गत में। तो मांग के आवश्यक तत्व में देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, है ना। मांग किस प्रकार होता है, सबसे पहले देखेंगे मांग की आवश्यक तत्व में। तो मांग की परिभाषा स्पष्ट है कि होता है कि केवल इच्छा या आवश्यकता मांग नहीं होती है, बल्कि मांग कहलाने के लिए उसमें निम्न तत्वों का होना आवश्यक होता है। पहला देखते हैं इच्छा। लेजर मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना आवश्यक है। अन्य तत्वों की उपस्थिति के बावजूद यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता तो उसे मांग नहीं कहेंगे। जिसको जैसे जरूरत अपन बोलते हैं, इच्छा उत्पन्न नहीं हो तो मांग उसे नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं यहाँ पर साधन। तो यहाँ पर रिसोर्स बोलते हैं साधन। मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ पर्याप्त धन का साधन होना आवश्यक है। जब बिना धन के हम साधन कैसे जुटाएंगे। एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है ना, लेकिन परंतु साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके साधन है ही नहीं। खर्च करने की तत्परता, डिजायर टू स्पेंड। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और साधन होने के बावजूद भी हम इस इच्छा को मांग नहीं कहेंगे। मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा व उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए आवश्यक करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जैसे यदि एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उसकी पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं है, परंतु वह धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसे मांग नहीं कहेंगे, है ना बच्चों। अगला देखते हैं निश्चित मूल्य, स्पेसिफिक प्राइस। मांग एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है, अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया हो तो उस स्थिति में मांग का आशय पूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए बोला गया है, यदि यह कहा जाए कि 500 किलो गेहूं की मांग है तो यह अपूर्ण होगा। उसे 500 किलो गेहूं की मांग 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर कहना या करना जो है उचित रहेगा। अगला जो देखेंगे निश्चित समय। तो प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो और वह उसे उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने हेतु इच्छा भी है और किसी निश्चित मूल्य से संबंधित है, लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है तो मांग का अर्थपूर्ण नहीं होगा। मतलब समय के अनुसार ध्यान रखेंगे ना, कुछ समय के लिए जो ऑफर रहता है उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रख। इस प्रकार जो है किसी वस्तु की मांग व मात्रा है जो किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय के लिए मांगी जाती है। इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में अंतर। सामान्य बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों में काफ़ी अंतर। ये अंतर निम्न प्रकार है। पहला देखते हैं यहाँ पर, इच्छा में किसी वस्तु की चाह इच्छा कहलाता है। दूसरा आवश्यकता जो होता है, प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता कहलाएगा। इस प्रकार आवश्यकता के लिए चाह होने के साथ साधन और तत्परता भी होनी चाहिए, अतः प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती, है ना। मांग, डिमांड जो होता है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा में वस्तु खरीदने की प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है ना बच्चों। अब अगला देखते हैं जो है मांग तालिका। मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताती है, अर्थात यह वस्तु के मूल्य तथा उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। ठीक है। अगला दिया बेनहम के अनुसार जो दिया, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है, यदि वस्तु की उस मात्रा को एक तालिका के रूप में लिखा जाए तो मांग तालिका प्राप्त हो जाती है। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा है बाजार मांग तालिका। जैसे व्यक्तिगत मांग तालिका के अंतर्गत है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, है ना।
तो व्यक्तिगत मांग तालिका में एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को दिखाया जाता है। अतः व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता के किसी वस्तु के मूल्य तथा इसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच तुलनात्मक संबंध को बताती है। इस मांग तालिका की बाईं ओर वस्तु की कीमत या दाईं ओर वस्तु की मांगी जाने वाली निम्न मात्रा को दिखाया जाता है। ये तालिका इस प्रकार से स्पष्ट करता है। पहले देखेंगे संतरे जो बताया था आपको, संतरे की मांग। अगर जो है पहला इकाई में देखते हैं, एक जो है फर्स्ट में 1000 इकाई की ज़रूरत है, दूसरे में क्या हो जाएगा घटकर 700, तीसरे में 400 और 5, चौथे में 200 और पाँचवें में 1। तो इस प्रकार तालिका बराबर हो जाए। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे संतरे की कीमत में अब वृद्धि हो रहा है, मतलब जैसे उनमें मांग बराबर होगी लेकिन इसमें समय में कीमत बढ़ रहा है, तो कीमत में वृद्धि हो तो वैसे ही संतरे की मांग भी में कमी होती जाएगी। जब संतरे की कीमत प्रति इकाई 1 रुपया थी तब संतरे की 1000 मांग थी, किंतु संतरे के मूल्य में 5 रुपये वृद्धि बढ़ जाती है, तो इकाई है ना जो है प्रति इकाई हो जाने पर संतरे की मांग घटकर 100 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार तालिका बनाते समय व्यक्ति का आय, रुचि, उपभोक्ता की प्रवृत्ति, रीति रिवाज, वस्तु की अन्य स्थापना वस्तुओं की कीमतों पर स्थिर मान लिया गया है। बाजार मांग तालिका है ना, मार्केट मिडल शेड्यूल। बाजार में किसी वस्तु के अनेक खरीदार होते हैं, सभी को मालूम है। वस्तु के विभिन्न कीमतों उनकी अपनी अपनी मांग होती है। अतः बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग को बताती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बाजार में वस्तुओं के ए, बी, सी 3 खरीदार हैं, अतः वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर इन लोगों के द्वारा अलग अलग खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार तालिका में होती है। निम्न तालिका ध्यान देंगे बच्चों, है ना। तो पहले देखेंगे 1, 2, 3 ये संतरे की कीमत का इकाई है, प्रति इकाई। जैसे ए को चाहिए पहले 1 रुपये वाले भाव में 1000, दूसरे को बी में 500, उसमें 100। तो इस प्रकार 1600 के बाजार में 3 व्यक्तियों की कुल मांग मात्रा इतना है 16। जब 2 रुपये हो जाता है उसमें 700, 380 और उसके 3 रुपये होगा 400, 150, 60 और 4 रुपये होगा तो 200 की मांग हो जाएगी एक को, और 100, 20। अब इसमें 100 और 50 और 10 मतलब 160, मतलब कितने कमी हो जाएगा पता चल जाएगा आपको। उपयुक्त तालिका के प्रथम खाने जिसमें संतरे की कीमत प्रति इकाई रुपीज़ को दिखाया गया है तथा अंतिम खाने में बाजार में संतरे के विभिन्न खरीदारों द्वारा मांगी गई कुल मात्रा को दिखाया गया है। ये दोनों खाने मिलाकर बाजार मांग तालिका निर्माण करते हैं। इस प्रकार मांग तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मांग वक्र। ध्यान देंगे जब मांग की तालिका को रेखा चित्र के रूप में हम प्रस्तुत किया जाता है तब हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार मांग तालिका का रेखीय चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग तालिका के अनुसार खींची गई रेखा व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग तालिका के अनुसार खींची गई रेखा बाजार मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र का प्रत्येक बिंदु वस्तुओं को विभिन्न कीमतों पर वस्तु को खरीदी जाने वाली मात्रा को बताती है। इस प्रकार मांग वक्र मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का ज्योतिमयी प्रस्तुतिकरण होता है। तो देखते हैं परवश रेखा चित्र से स्पष्ट है। परवश रेखा चित्र में OX आधार पर संतरे की इकाई और OY लंब जो है रेखा पर संतरे की प्रति इकाई कीमत को दिखाया गया है। DD मांग वक्र है जो कि ABCDE एवं F बिंदुओं को जोड़ते हुए खींचा गया है। तो DD मांग वक्र में स्थित प्रत्येक बिंदु जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु खरीदी जाने की मात्रा को बताती है। उदाहरण के लिए A बिंदु पर संतरे की प्रति इकाई कीमत 5 रुपया होने पर उपभोक्ता संतरे के 100 हो जाता है, 100 इकाई खरीदता है, जबकि E बिंदु पर संतरे की कीमत प्रति इकाई 1 रुपये होने पर 1000 करते हैं, है ना। तो इससे स्पष्ट है कि जब संतरे की कीमत घट जाती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार चित्र में ध्यान से देख सकते हैं बच्चे, है ना। 5 रुपये होने पर 1 के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर।
अगर वही 4 रुपये होता है 200 हो, 3 में होगा 400, है ना। इस प्रकार ध्यान दें। गुड डे बेटा, आज के लिए जो हम पढ़ेंगे मांग के प्रकार अगला पॉइंट। ठीक है, गुड डे।